आज का वीडियो में हम लोग करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का थर्ड पार्ट, जिसमें इंक्लूड रहेगा न्यूटन्स का थर्ड लॉ, कुछ बेसिक फोर्स और ब्लॉक प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या होता है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ बहुत ही मशहूर है। क्या है वो? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक का ऊपर रखा हुआ है। ये है ब्लॉक ए, ये है ब्लॉक बी। यहां पे देखना है, ब्लॉक ए एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है किसका ऊपर? ब्लॉक बी का ऊपर। यहां पे ब्लॉक ए एक्सर्ट फोर्स ऑन ब्लॉक बी। ये क्या है? इसका सेल्फ वेट है, मतलब mg। यहां पे ब्लॉक बी भी ब्लॉक ए का ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो क्या है? रिएक्शन फोर्स। ठीक है, ये है एक्शन फोर्स और इसका ये है रिएक्शन फोर्स। ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं R इक्वल टू माइनस ऑफ एफ। ठीक है, फोर्स हमेशा पेयर में रहता है। जैसे यहाँ पे देखो, एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? यहाँ पे देखो, एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे देखो, एक्शन नीचे की तरफ और रिएक्शन फोर्स इसका ऑपोजिट डायरेक्शन पर। यहाँ पे एक सवाल आ सकता है, दोनों अगर सेम मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट डायरेक्शन है तो एक दूसरे को तो कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे कैंसिल क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ पे कैंसिल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है। यहाँ पे ब्लॉक ए ब्लॉक बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स है वो ब्लॉक बी ए के ऊपर अप्लाई कर रहा है। इसीलिए यहां पे लिखा है एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। ओके, दैट्स व्हाई दे डोंट कैंसिल ईच अदर। समझ में आया? और यहाँ पे चौथा पॉइंट देखो, एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब कोई भी चीज का अगर एक्शन होगा उसका रिएक्शन भी होना है। ठीक है, अभी चौथा देखो, एक्शन रिएक्शन पेयर आर ऑफ सेम नेचर, दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। ठीक है, यह है टोटल न्यूटन्स का थर्ड लॉ। न्यूटन्स का थर्ड लॉ से हम लोग क्या जान सकते हैं? वी नो फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, नेचर ऑफ द फोर्स जानते हैं हम लोग, नेचर ऑफ द फोर्स। ठीक है, यहाँ पे एक चीज समरी कर लेना चाहिए हम लोग को। यहाँ पे फर्स्ट लॉ से हम लोग क्या जानते हैं? क्वालिटेटिव डेफिनेशन। सेकेंड लॉ से क्या जानते थे? डेफिनेशन ऑफ फोर्स। और थर्ड लॉ से जानते थे नेचर ऑफ द फोर्स। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक फोर्स के बारे में। ठीक है, वेट क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ उसका सेंटर की तरफ खींचता है या अट्रैक्ट करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं उस बॉडी का वेट। वेट हमेशा एक्सपीरियंस किया जाता है। इट इज वन टाइप ऑफ फोर्स which is experienced। ठीक है, फोर्स का जो यूनिट है, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। वेट का भी यूनिट क्या है?
न्यूटन। ठीक है, तो वेट इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं mg। ठीक है, यहाँ पे देखो ये है हमारा अर्थ। अर्थ के ऊपर कोई भी एक तो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। अर्थ उसको अपनी तरफ खींचते हैं, जो फोर्स है उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। पकड़ लो, अर्थ का मास है कैपिटल M। तो यहाँ पे देखो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब F इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट सेल्फ वेट के लिए नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे भी फोर्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं mg। तो दोनों को अगर इक्वेट किया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे mg इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो स्मॉल g इक्वल टू हो गया कैपिटल जी m बाई r स्क्वायर। यहाँ से हम लोग g का स्मॉल g का वैल्यू निकल सकते हैं। ठीक है, ये है वेट। तो वेट का डायरेक्शन किस तरफ है, वेट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और you can say vertically downward। ठीक है, ये है वेट। अभी हम लोग देखेंगे नॉर्मल फोर्स क्या है। ठीक है, ये फोर्स समझने के लिए एक चीज जानना बहुत जरूरी है। पकड़ लो, ये जो मार्कर है इसको अगर छोड़ दिया तो ये नीचे गिर जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसका हो जाएगा फ्री फॉल। अगर ये मार्कर को छोड़ दिया और हाथ से इसको पकड़ लिया तो यहाँ पे ये हाथ ये मार्कर के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा वही है नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे इसीलिए विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के साथ परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, जैसे ये क्या है, सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर अगर m मास का कोई ब्लॉक यहाँ पे रखा जाए तो सेल्फ वेट कहाँ होगा इसका, mg नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड। सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा मतलब फोर्स एक्सर्ट करेगा वही है नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो ए हो गया नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स इसका ड्राइंग कुछ करेंगे हम लोग, नॉर्मल फोर्स कैसे करके मार्क करना है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग को मार्क करना है नॉर्मल फोर्स कौन सा है और वेट कौन सा है। यहाँ पे देखो सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक का जो सेल्फ वेट होगा वो हमेशा नीचे की तरफ होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब यहाँ पे हो जाएगा mg। ठीक है, और ये सरफेस है और ये ब्लॉक है। सरफेस नॉर्मल हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये अगर सरफेस हुआ, ये अगर ब्लॉक है तो सरफेस ब्लॉक के ऊपर परपेंडिकुलर एक फोर्स अप्लाई करेगा। ये क्या हो गया, नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन हो गया हमारा n इक्वल टू mg। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट लोग जो गलती करता है, हमेशा नॉर्मल इक्वल टू mg नहीं होता है। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है, लेकिन हर टाइम n इक्वल टू mg होगा इसका कोई गारंटी नहीं होगा। देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो दूसरा जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे ब्लॉक m है और ऊपर से
20 न्यूटन का एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसका अगर नॉर्मल रिएक्शन और वेट मार्क किया जाए तो इस ब्लॉक के हिसाब से सेल्फ वेट कहाँ होगा, नीचे की तरफ mg। सरफेस ब्लॉक का ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो कौन सा हो गया, नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या होगा, इसका जो एरो साइन है और इसका जो एरो साइन है दोनों का एरो साइन सेम साइड है, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन n इक्वल टू mg प्लस 20। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लॉक एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, पकड़ लो ये थीटा एंगल में इंक्लाइंड है, तो इसका जो सेल्फ वेट होगा इस तरफ नहीं होगा, वो हमेशा सेल्फ वेट हमेशा क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है। अर्थ हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट को अपना सेंटर की तरफ ही खींचता है। ठीक है, तो इसका सेल्फ वेट कहाँ होगा, नीचे की तरफ, मतलब ये हो गया mg। ठीक है, और यहाँ पे ए ब्लॉक है और ए सरफेस है, सरफेस का साथ हमेशा नॉर्मल परपेंडिकुलर, मतलब ए होगा इसका नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे देखो ए अगर थीटा है तो ए वाला एंगल क्या हो जाएगा, ए भी थीटा है। ठीक है, इसको अगर कंपोनेंट में तोड़ा जाए तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा और इस तरफ mg sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल का जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा n इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ए भी एक इंक्लाइंड प्लेन का ऊपर एक ब्लॉक m रखा हुआ है, पकड़ लो ये थीटा एंगल में रखा हुआ है, तो इसका सेल्फ वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा, मतलब ये होगा mg। ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर ब्लॉक है, मतलब नॉर्मल हमेशा सरफेस के साथ परपेंडिकुलर। ए अगर थीटा है तो ए भी थीटा हो जाएगा, तो इसको कंपोनेंट में तोड़ दो, ए हो गया mg cos थीटा और यहाँ पे ए हो गया mg sin थीटा। समझ में आया। तो यहाँ पे भी नॉर्मल का जो इक्वेशन है वो हो गया n इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे अभी हम लोग मार्क करेंगे सिर्फ इसका वेट और नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे देखो 5 नंबर जो प्रॉब्लम है, एक कैपिटल M ब्लॉक है और एक रॉड है, इसका मास है स्मॉल m। तो सबसे पहले इसका जो सेल्फ वेट क्या होगा, कैपिटल mg, और इसका जो मास होगा ये क्या हो जाएगा, स्मॉल mg। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो ब्लॉक सरफेस का ऊपर है, मतलब सरफेस यहाँ पे एक तो नॉर्मल प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे पकड़ लो ये n1। यहाँ पे ए ब्लॉक का जो कॉर्नर है, मतलब एज का ऊपर ये रॉड रखा हुआ है, मतलब ए भी सरफेस हो गया, तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल हो जाएगा, मतलब n2। ठीक है, और यहाँ पे देखो सरफेस के साथ रॉड लगा हुआ है, मतलब यहाँ भी एक नॉर्मल प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे 3 नॉर्मल हो गया। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक को ए सरफेस प्रोड्यूस हो रहा है जो नॉर्मल n1, और यहाँ पे ब्लॉक का एज रॉड के ऊपर एक नॉर्मल प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पे सरफेस ब्लॉक का ऊपर एक नॉर्मल प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये जो पिक्चर है, यहाँ पे एक बॉल है, बॉल का ऊपर एक रॉड रखा हुआ है, बॉल का मास क्या है, कैपिटल M, मतलब इसका सेल्फ वेट हो जाएगा mg, मतलब वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा। रॉड का जो मास उसका भी mg। ठीक है,
यहाँ पे देखो ये जो बॉल है सरफेस का साथ टच किया हुआ है, मतलब यहाँ पे एक नॉर्मल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये नॉर्मल कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सरफेस बॉल का ऊपर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो वॉल है, वॉल का साथ भी ये बॉल टच है, मतलब कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट के साथ हमेशा नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल फोर्स होगा जो वॉल प्रोड्यूस कर रहा है बॉल का ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखो बॉल के साथ रॉड कांटेक्ट में है, तो ये भी कांटेक्ट हो गया, एक कांटेक्ट सरफेस, तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल हो जाएगा। ये नॉर्मल कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बॉल रॉड का ऊपर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो रॉड सरफेस का साथ टच किया हुआ है, तो यहाँ पे ये भी एक नॉर्मल फोर्स प्रोड्यूस करेगा सरफेस रॉड का ऊपर। समझ में आ गया? यहाँ पे देखो ये जो ब्लॉक है इसका सेल्फ वेट क्या होगा नीचे की तरफ, मतलब mg। ये देखो दोनों साइड के एज के साथ कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे एक तो नॉर्मल होगा n1 और यहाँ से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे एक तो नॉर्मल होगा। क्लियर? यहाँ पे देखो ये जो बॉल है यहाँ पे एक स्टेप सरफेस के साथ कनेक्टेड है, कांटेक्ट में है, मतलब यहाँ पे एक तो नॉर्मल फोर्स होगा n1 और इसका सेल्फ वेट नीचे की तरफ होगा, मतलब कैपिटल mg। यहाँ पे देखो ये बॉल सरफेस का साथ, सरफेस का एज के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे नॉर्मल और एक तो नॉर्मल प्रोड्यूस होगा जो होगा n2, ठीक है। समझ में आ गया नॉर्मल कैसे मार्क करना है? अभी हम लोग जानेंगे टेंशन फोर्स क्या है। टेंशन फोर्स है एक पुलिंग फोर्स, ठीक है। टेंशन फोर्स इज अ पुलिंग फोर्स। इसको हम कांटेक्ट फोर्स भी कह सकते हैं, और कांटेक्ट फोर्स होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी है, ठीक है। टेंशन हमेशा किस में होता है? स्ट्रिंग में होता है। पकड़ लो यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है और एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर एक ब्लॉक यहाँ पे हैंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। टेंशन भी क्या है? वन टाइप ऑफ फोर्स ही है, मतलब ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। टेंशन का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। टेंशन का मैग्नीट्यूड होता है स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। और उसका डायरेक्शन क्या होता है? along the string and away from the body। मतलब क्या? यहाँ पे जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक का सेल्फ वेट नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब mg। ये अगर बॉडी है और ये अगर स्ट्रिंग है, ठीक है, मतलब ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा, ठीक है। हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा। और ये बॉडी है, बॉडी का अवे फ्रॉम द बॉडी होगा, मतलब टेंशन यहाँ पे अवे फ्रॉम द बॉडी होगा, टेंशन का डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, क्या है? ये जो स्ट्रिंग दो टाइप के होते हैं, एक आइडियल स्ट्रिंग, एक होता है नॉन आइडियल स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर सवाल दिया जाए, दो सवाल यहाँ पे, ठीक है। ए है पॉइंट सी, ए है पॉइंट बी, ए है पॉइंट ए, और यहाँ पे ए है पॉइंट सी और यहाँ पे ए है पॉइंट बी
और यहाँ पे है ए है पॉइंट ए। ए है आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग मतलब नो मास, ठीक है। अगर स्ट्रिंग का अगर कोई मास ही ना रहे तो पूरा स्ट्रिंग का टेंशन इक्वल होता है। मतलब यहाँ पे टेंशन ऑफ ए, टेंशन ऑफ बी और टेंशन ऑफ सी हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। लेकिन ए स्ट्रिंग नॉन आइडियल स्ट्रिंग है। नॉन आइडियल स्ट्रिंग है मतलब इसका हर एक पॉइंट में टेंशन सेम नहीं होगा, ठीक है। जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा इसका टेंशन सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? हर एक पॉइंट पे मास बढ़ता चला जा रहा है, मतलब इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। इसीलिए जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका टेंशन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। नॉन आइडियल स्ट्रिंग मतलब जो स्ट्रिंग में मास है, और आइडियल स्ट्रिंग मतलब जिसमें कोई मास नहीं है। समझ में आया? क्लियर? तो यहाँ पे अगर मार्क किया जाए तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा? T इक्वल टू mg नॉन आइडियल के लिए, ठीक है। सॉरी, आइडियल के लिए। जब नॉन आइडियल करेंगे अलग से, उसके लिए इक्वेशन अलग से हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन अ बॉडी, ठीक है। मतलब कोई भी बॉडी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पकड़ लो, ठीक है। इसको इमेजिन कर लो यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो इसका सेल्फ वेट क्या होगा? नीचे की तरफ, मतलब mg। यहाँ पे देखो सरफेस का साथ कनेक्टेड हुआ है ये बॉल, तो यहाँ पे क्या होगा? नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये क्या है? टेंशन फोर्स। ये अगर बॉडी है तो इसका जस्ट ऑपोजिट में इसका टेंशन फोर्स होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन के जो डायरेक्शन होता है अलोंग द स्ट्रिंग और अवे फ्रॉम द बॉडी। ये अगर बॉडी है, अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सेल्फ वेट क्या? नीचे की तरफ। ए भी एक तो स्ट्रिंग है और ए भी एक तो स्ट्रिंग है। ये अगर बॉडी हुआ तो यहाँ पे इसका अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। ये अगर स्ट्रिंग है, ये अगर बॉडी है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये हो गया टेंशन T1 T2, क्योंकि दोनों अलग स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बॉडी है तो इसका सेल्फ वेट क्या होगा? M2G। क्लियर? तो ये अगर बॉडी है तो इसका जस्ट क्या होगा? अवे फ्रॉम द बॉडी, ये होगा टेंशन। एक क्या है? आइडियल स्ट्रिंग है, मतलब मासलेस स्ट्रिंग है, मतलब थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन सेम ही रहेगा। पकड़ लो ये T1, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में तुम यहाँ पे भी टेंशन ड्रॉ कर सकते हो, मतलब T1। ये अगर बॉडी है अवे फ्रॉम द बॉडी, तो यहाँ पे भी एरो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ए बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम। अगर M1 बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम करना है तो M1 का भी तो एक सेल्फ वेट है नीचे की तरफ, मतलब M1G। और यहाँ पे देखो ये अगर बॉडी है अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन का डायरेक्शन मतलब उल्टा साइड में होगा, ये होगा T2, ठीक है। जब हम लोग इक्वेशन करेंगे तब अलग से हम लोग देखेंगे कैसे करके इक्वेशन फ्रेम करना है, ठीक है। अभी ये फ्री बॉडी डायग्राम है। अभी हम लोग जो प्रॉब्लम करेंगे, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली पुल किया जा रहा है 10 न्यूटन फोर्स से, जिसका एक एक्सीलरेशन है। तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है इसका नॉर्मल रिएक्शन और एक्सीलरेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इसका जो सेल्फ वेट है ये क्या हो जाएगा? 50, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा ऊपर की तरफ N।
तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू हम लोग n इक्वल टू 50 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको कौन सा फोर्स से, मतलब कितना फोर्स से पुल किया जा रहा है, 10 न्यूटन फोर्स से। सो फोर्स यहाँ पे 10 और मास कितना है 5, मतलब ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। इसको अगर हॉरिजॉन्टली पुल किया जाए तो अभी यहाँ पे देखो दूसरा जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, यहाँ पे एक ब्लॉक है 5 kg का जिसको 25 न्यूटन से पुल किया जा रहा है एक एंगल से, कितना एंगल, 37 डिग्री एंगल से, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग को निकालना है नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम कर लो। एक क्या है ब्लॉक, मतलब इसका सेल्फ वेट नीचे की तरफ कितना हो जाएगा यहाँ पे 50, और सरफेस ब्लॉक का ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो होगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और एक चीज़ देखो, जब भी फोर्स कोई भी एंगल में रहेगा साथ ही साथ क्या करना है, इसको कंपोनेंट में तोड़ना है। तो यहाँ पे इसको कंपोनेंट में तोड़ो तो ये हो जाएगा 25 cos 37 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा 25 sin 37 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे देखो 3, 4 और 5 का जो ट्रिपलेट है, sin 37 का वैल्यू क्या है 3/5, cos 37 का वैल्यू क्या है 4/5, ठीक है। तो यहाँ पे बैठा दो 25 मल्टीप्लाई 4/5 मतलब 20 न्यूटन हो गया, और यहाँ पे 25 इंटू साइन 37 का वैल्यू बैठा दो 3/5 मतलब 15, और यहाँ पे 20 न्यूटन। अभी हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन फ्रेम करना है। 25 को कंपोनेंट में तोड़ लिए, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है अभी। तो यहाँ पे देखो दोनों का डायरेक्शन सेम साइड, मतलब दोनों ऐड हो जाएगा, n + 15 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 50। सो n इक्वल टू क्या हो गया 50 - 15 मतलब हो गया 35 न्यूटन। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। अभी हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन मतलब इसको पुल किया जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में फोर्स का कितना है 20 न्यूटन। तो यहाँ पे F/m, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितना है 20, और यहाँ पे ब्लॉक ऑफ द मास ऑफ द ब्लॉक क्या है 5 है, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस है जिसके ऊपर एक ब्लॉक है 12 kg मास का, और यहाँ पे इसको खींचा जा रहा है 53 डिग्री एंगल से। तो यहाँ पे निकालना है नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन फोर्स निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये ब्लॉक मूव कर रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो यहाँ पे जो निकालना है वो देख लो, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन। तो कैसे करके निकालोगे, ये अगर बॉडी है टेंशन का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ, ठीक है। बॉडी से दूर रहेगा हमेशा टेंशन का डायरेक्शन। तो ये हो गया टेंशन, सेल्फ वेट नीचे की तरफ मतलब 120 और ऊपर नॉर्मल, ठीक है ना। अभी यहाँ पे टेंशन को तोड़ना पड़ेगा, T cos 53 और यहाँ पे T
टी साइन 53 हो गया। तो यहाँ पे एक इक्वेशन फ्रेम हो गया, n प्लस टी साइन 53, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका और नॉर्मल का, इक्वल टू 120, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और यहाँ पे और एक इक्वेशन हम लोग को निकालना है। हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोग एफ इंटू एम। यहाँ पे एफ मतलब क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल टेंशन फोर्स है ये है यहाँ पे। तो 53 cos 53, ब्लॉक मास ऑफ द ब्लॉक कितना है 12, ठीक है। और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.5 मतलब 5/10 मतलब हाफ, ठीक है ना। तो cos 53 का वैल्यू क्या होगा, फिर से ट्रायंगल देख लो, ट्रिपलेट, ए 37 होने से ए 53 होने से, तो cos 53 क्या होगा इसका 3/5 और sin 53 होगा इसका 4/5। तो यहाँ पे पहले कर लो n प्लस टी साइन 53 मतलब 4/5 इक्वल टू 120, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो t cos 53 इक्वल टू हो गया 6। cos 53 का वैल्यू कितना है 3/5। सो टेंशन यहाँ पे हो गया 6 इंटू 5/3 मतलब 10 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो 10, यहाँ पे हो गया n प्लस 2 इंटू 4 मतलब 8, मतलब n हो गया यहाँ पे 120 माइनस 8 मतलब 112 न्यूटन, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया 112 न्यूटन और टेंशन हो गया इसका 10 न्यूटन, ठीक है ना। यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, यहाँ पे एक ब्लॉक एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, जो इंक्लाइंड प्लेन क्या है स्मूथ है, और इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो कितना है 37 डिग्री एंगल है, ठीक है। और इंक्लाइंड प्लेन रेस्ट में है, ये जो पूरा सिस्टम है रेस्ट में है इंक्लाइंड प्लेन, लेकिन ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है इसका नॉर्मल रिएक्शन और इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना ज़रूरी है। तो इसको यहाँ पे सेल्फ वेट कितना हो जाएगा 100, ये अगर 37 है तो यहाँ पे सरफेस के साथ क्या है नॉर्मल है, ठीक है। तो ए भी 37 होगा, तो इसको अगर कंपोनेंट में तोड़ा जाए तो ये हो गया 100 cos 37 डिग्री, और यहाँ पे ये हो गया 100 sin 37 डिग्री, ठीक है। तो cos 37 डिग्री का वैल्यू कितना है 4/5, कितना हो गया 80 न्यूटन, और यहाँ पे 3/5 60 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखना है नॉर्मल इक्वल टू हो गया यहाँ पे 80 न्यूटन, मतलब नॉर्मल रिएक्शन हो गया 80 न्यूटन। अभी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलरेशन किस तरफ हो रहा है इसी तरफ, मतलब हम लोग जानते हैं फोर्स का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेम रहता है। तो एक्सेलरेशन मतलब हम लोग जानते हैं F/m, तो यहाँ पे F कितना है 60, देखो F का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो F यहाँ पे कितना है 60, और मास ऑफ द ब्लॉक कितना है 10, तो कितना हो गया यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया।
अभी जो प्रॉब्लम करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अगर तुम सॉल्व कर सकते हो खुद से तो पूरा वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं कर सकते हो तो वीडियो तुम्हारे लिए है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया गया है एक इंक्लाइंड प्लेन है। ये इंक्लाइंड प्लेन अभी मूव कर रहा है और इसके साथ साथ ये ब्लॉक भी ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करके आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। तुमको इसका एक्सेलरेशन निकालना है और इसका नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, ठीक है। इसका पहले जो प्रॉब्लम किए थे हम लोग, वहाँ पे ये इंक्लाइन जो प्लेन था वो रेस्ट में था। अभी ये इंक्लाइन प्लेन बी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। ब्लॉक भी मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। ये है इसका सेल्फ वेट मतलब mg, ठीक है। ये है इसका सरफेस, तो ये हो गया इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो इसको कंपोनेंट में तोड़ लो। ये हो गया mg cos थीटा और यहाँ पे हो गया ये mg sin थीटा, ठीक है। अभी ये एक मूविंग फ्रेम है और यू कैन से इट इज एन एक्सेलरेटेड फ्रेम। यहाँ पे अभी देखो ये जो बॉडी है, ये बॉडी लाइज इन एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। तो ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है मतलब ये बॉडी का ऊपर एक इनिशियल फोर्स mb एक्ट करेगा, मतलब एक्सेलरेशन जिस तरफ हो रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पर, ठीक है। एक फोर्स mb यहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ए थीटा होने से ए पूरा कितना है 90 डिग्री, तो ए भी हो जाएगा थीटा। तो इसको अभी कंपोनेंट में तोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा mb cos थीटा और यहाँ पे हो जाएगा mb sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी नॉर्मल हो गया, देखो नॉर्मल, और यहाँ पे देखो दोनों का डायरेक्शन सेम साइड, मतलब यहाँ पे mg cos थीटा प्लस mb sin थीटा हो गया। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। अभी हमको यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है। तो ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है और यहाँ पे भी एक फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब दिस फोर्स इज ड्राइविंग फोर्स, मतलब ए वाला फोर्स से क्या है स्ट्रॉन्ग है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ नेट बाई मास ऑफ द ब्लॉक। यहाँ पे मास ऑफ द ब्लॉक क्या है m है और नेट फोर्स क्या हो जाएगा mg sin थीटा माइनस mb cos थीटा बाई m कॉमन ले लो यहाँ से, तो m कैंसिल हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन हो गया g sin थीटा माइनस mb cos थीटा, ठीक है। हो गया इसका आंसर, ठीक है। अगर फ्रेम b एक्सेलरेशन से मूव करेगा जिस तरफ, उसका ऑपोजिट में एक फोर्स अप्लाई होगा mb फोर्स, ठीक है। यहाँ पे अगर सवाल को थोड़ा घुमा दिया जाए, बोला है ए ब्लॉक अगर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस इंक्लाइंड प्लेन्स फ्रेम, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तभी यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, ठीक है। मतलब ये ब्लॉक अभी रेस्ट में है, किसका रेस्पेक्ट में, फ्रेम का रेस्पेक्ट में, तो तभी यहाँ पे क्या हो जाएगा
एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू ए था, अभी g साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b इक्वल टू हो जाएगा g tan थीटा। तो फ्रेम का भी एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यहाँ पे दिया गया है दो ब्लॉक है, एक 1 kg का, एक 2 kg का। 1 kg ब्लॉक जो है इसको 30 न्यूटन फोर्स से हॉरिजॉन्टली खींचा जा रहा है। तो यहाँ पे निकालना है हम लोग को उनको कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये क्या है, मासलेस स्ट्रिंग है। तो इसको, ये जो पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम का कितना मास हुआ टोटल, 2 + 1 3 kg। यहाँ पे फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, 30 न्यूटन। तो यहाँ पे आराम से कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा F नेट बाई मास ऑफ द टोटल सिस्टम कितना है यहाँ पे 3, मतलब 30/3। तो यहाँ पे हो गया 10 मीटर/सेकंड²। एक्सेलरेशन हो गया यहाँ पे कॉमन एक्सेलरेशन। अभी टेंशन निकालना है। टेंशन तुम कोई भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम करके कर सकते हो। यहाँ पे ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ए बॉडी का रेस्पेक्ट में टेंशन का डायरेक्शन किस तरफ होगा, उसका अपोजिट में होगा, ठीक है। तो अगर 1 kg ए ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम किया जाए तो यहाँ पे 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे टेंशन अप्लाई हो रहा है T, और कॉमन एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे 10। तो यहाँ पे अगर टेंशन निकालना है तो कैसे निकालोगे, नेट फोर्स, मतलब यहाँ पे 30 न्यूटन क्या है, ड्राइविंग फोर्स। तो 30 - T इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक कितना है यहाँ पे 1 kg और एक्सेलरेशन कितना है 10। तो यहाँ पे T इक्वल टू हो गया 30 - 10, मतलब हो गया 20 न्यूटन। तो इसका टेंशन निकल के आ गया 20 न्यूटन, ठीक है। दूसरा कोई अगर चाहे तो ये 2 kg ब्लॉक को भी फ्री बॉडी डायग्राम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 kg ब्लॉक जो है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेंशन और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है 10 न्यूटन, सॉरी 10 मीटर/सेकंड²। तो यहाँ पे दूसरा कोई फोर्स है नहीं, सो यहाँ पे टेंशन इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ द ब्लॉक कितना है 2 और एक्सेलरेशन कितना है 10। तो टोटल कितना हो गया 20 न्यूटन। चाहे ए ब्लॉक से करो चाहे ए ब्लॉक से करो, आंसर तुम्हारा सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो तीनों अलग अलग ब्लॉक हैं। 3 kg का एक ब्लॉक है, 2 kg का एक ब्लॉक है, 1 kg का एक ब्लॉक है। ये तीनों ब्लॉक दोनों अलग अलग स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और इसको 30 न्यूटन फोर्स से हॉरिजॉन्टली पुल किया जा रहा है। तो यहाँ पे निकालना है कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन of both the string, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो कॉमन एक्सेलरेशन निकालने का, यहाँ पे एक्सेलरेशन मतलब क्या है, F नेट बाई मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम 3 + 2 + 1 कितना है यहाँ पे, नेट फोर्स 30 और यहाँ पे 6 मतलब 5 मीटर/सेकंड²। ये हो गया यहाँ का कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब
ए ब्लॉक जितना एक्सेलरेशन में मूव करेगा, ए वाला ब्लॉक भी उतना ही एक्सेलरेशन से मूव करेगा, और यहाँ पे भी उतना ही एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखना है इसका टेंशन क्या होगा, दोनों जो स्ट्रिंग है ये दोनों स्ट्रिंग का टेंशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये अगर ऑब्जेक्ट है तो टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, ऑब्जेक्ट से ऑपोजिट डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ए बॉडी का रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, और ए बॉडी का रेस्पेक्ट में इसका ऑपोजिट में, ठीक है। आइडियल स्ट्रिंग है मतलब पूरा स्ट्रिंग में टेंशन सेम ही रहेगा। यहाँ पे इसको T1 पकड़ लेता है, ये अलग सा स्ट्रिंग है, ये अगर बॉडी पकड़ लो तो इसका डायरेक्शन इस तरफ मतलब T2, ये अगर बॉडी पकड़ लो तो इसका हिसाब से डायरेक्शन इस तरफ मतलब T2, ठीक है ना। अभी यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम करो 1 kg का, यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है 30 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पे T1 टेंशन 30 न्यूटन क्या है, ड्राइविंग फोर्स है, मतलब बॉडी मूव कर रहा है सामने की तरफ, कितना एक्सेलरेशन से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा 30 माइनस T1 इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक कितना है 1 और एक्सेलरेशन कितना है 5, तो T1 कितना हो गया यहाँ पे 30 माइनस 5 मतलब 25 न्यूटन। तो यहाँ से T1 निकल के आ गया, एक स्ट्रिंग का टेंशन निकाल लिया। अभी यहाँ पे देखो दूसरा ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम करना है। यहाँ पे क्या है 2 kg, इस तरफ टेंशन क्या है T1 जो हम लोग ने यहाँ पे निकाल लिया, कितना है 25 न्यूटन, और यहाँ पे कितना है T2, और एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ड्राइविंग है यहाँ पे, सो 25 माइनस T2 इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे T2 हो गया 25 माइनस 10 मतलब 15 न्यूटन हो गया। T2 3 kg से भी तुम निकाल सकते थे, कैसे देख लो ये भी। ठीक है, यहाँ पे क्या है T2, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो T2 क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक कितना है 3, एक्सेलरेशन कितना है 5, तो T2 हो गया 15 न्यूटन। यहाँ पे भी देखो T2 15 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया गया है, यहाँ पे देखो 2 ब्लॉक है, एक 1 kg का एक 3 kg का। यहाँ पे बोला गया है ये जो स्ट्रिंग है इसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो क्या है 20 न्यूटन है, मतलब टेंशन का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। यहाँ पे बोला गया है कितने फोर्स से इसको पुल करने से ये स्ट्रिंग नहीं टूटेगा, ठीक है ना। तो ये अगर ब्लॉक है तो ब्लॉक का रेस्पेक्ट में टेंशन का डायरेक्शन इस तरफ, और ए ब्लॉक का रेस्पेक्ट में टेंशन का डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर ड्राइविंग फोर्स है और ए एक्सेलरेशन से अगर मूव कर रही है ए ब्लॉक, तो कॉमन एक्सेलरेशन निकालना ज़रूरी है। तो एफ नेट बाई मास ऑफ द टोटल सिस्टम, तो 1 kg एंड 3 kg कितना हो गया 4 kg, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया F इक्वल टू F बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फ्री बॉडी डायग्राम करो, ये जो 3 kg ब्लॉक है इसका ऊपर, यहाँ पे फोर्स जो कि अननोन है, यहाँ पे टेंशन कितना दिया गया है 20, और कितने एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है ये हम लोग फाइंड आउट किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो
F माइनस 20 इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक कितना है 3 और एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे F/4। ठीक है, तो यहाँ पे F माइनस 3F/4 इक्वल टू 20, मतलब ये हो गया F/4 इक्वल टू 20। सो F इक्वल टू हो गया 80 न्यूटन। 80 न्यूटन अगर फोर्स से इसको खींचा जाएगा तो स्ट्रिंग ब्रेक नहीं होगा। ठीक है ना।